ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज संभव एंड यू वाचिंग एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करने वाले हैं। ये एक जेई मेन ओरिएंटेड चैप्टर है। जेई एडवांस्ड में स्टैटिस्टिक्स का नहीं पूछा जाता है, तो ये एक ओनली जेई मेन चैप्टर है, तो इसको करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांस्ड के क्वेश्चंस तो एडवांस्ड में ही पूछे जा सकते हैं, पर जो सिर्फ मेन स्पेसिफिक है, जो सिर्फ मेंस में आएंगे, तो वो तो मेन में तो पूछे ही जाएंगे ना। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है और एक ईज़ी चैप्टर बन है ये। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका +4 बनेगा ही बनेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको एक फ़ॉर्मूला सारे अच्छे से होने चाहिए और वो फ़ॉर्मूले के मीनिंग अच्छे से होने चाहिए। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स पे फ़ोकस करते हुए आज का वीडियो बनेगा और इसी के हिसाब से हम स्टैटिस्टिक्स को वन शॉट में कवर करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा। आपके 4 नंबर यहाँ से नहीं जाने वाले, कहीं पे भी नहीं जाएँगे, जेब में रखोगे नंबरों को, ठीक है? ऐसे करते-करते तुम अगर 15 चैप्टर, 16 चैप्टर, 17 चैप्टर जितने भी अच्छे से चैप्टर कर लोगे, तुम्हारे अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएँगे। स्टैटिस्टिक्स जैसा चैप्टर +4 देने वाला चैप्टर है। थ्योरी ध्यान से पढ़ना और अपनी खुद की फ़ॉर्मूला शीट, अपनी खुद की रिवीजन चेकलिस्ट बना लेना, खुद हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है इस चेकलिस्ट वीडियो से। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की बात करते हैं। एन एवरेज वैल्यू और अ सेंट्रल वैल्यू. Central value of a distribution is the value of a variable which is representative of the entire distribution, and this is its representative value, and those representative values are known as measures of central tendency. तो ये मीनिंग आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा होता है और उसका डेटा का एनालिसिस करने वाला जो पार्ट होता है, उसके बाद उसके अलोंग असाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट हम अपने डेटा को इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। और कुछ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज चाहिए होती हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को, किसी भी डेटा को हमें चेक करने के लिए, और उन्हीं को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वैसे ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा, तो चलिए मूव करते हैं आगे। सबसे पहले काम की बात, मीन। मीन का मीनिंग समझ लेते हैं पहले एक बार। मीन, देखो मीन का बहुत ही फिजिकल मीनिंग बताएं, वो क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जिससे हमें मतलब है स्टैटिस्टिक्स में वो ये है, जिसे हम पर्टिकुलरली अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अगर आपने मेरा सीक्वेंसेस सीरीज का वीडियो देखा है, देन यू वुड रियलाइज कि मीन क्या होता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक मीन, जिसको आप एम से भी डिनोट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। और हम इसी के ऊपर आज अपने इस वीडियो में जब भी हम मीन पढ़ेंगे, हम बेसिकली इसी फॉर्मूला की तरफ, इसी सेंट्रल वैल्यू, इसी की तरफ हम मूव करने की कोशिश करेंगे। जब भी यहाँ पर मीन का कॉन्सेप्ट आएगा, तब हम इस चीज के ऊपर स्ट्रेस करेंगे। दिस इज द टॉपिक दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। मीन निकालने के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जर्वेशन को फाइंड करने में। और ये हमारे पास देखिए, हर एक टॉपिक देखिए, हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है मीन, है ना, मीडियन मोड। अगर हम बेसिकली स्टैंडर्ड 3 टर्म्स की बात करें जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं, तो इसमें मीन का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका हम पर्टिकुलरली यूज़ ज़्यादा देखते हैं। मीडियन मोड उतना नहीं पूछा जाता है, पर हाँ, हम कवर पूरा करेंगे, ठीक है? तो चलो देखते हैं। तो मीन या अरिथमेटिक मीन। तो फॉर एन अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कोई भी रैंडम डेटा उठाया। सबसे पहले हम डेटा की अगर बात करें, तो डेटा हमारा हो सकता है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। तो उसमें अनग्रुप्ड कैसा डेटा हुआ, जैसे यहाँ पर 1, 3, 5, 2, 4, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरलेस। ओके, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। तो ऑर्डरलेस लिखने से बेटर है इफ आई राइट इट टू बी नो पर्टिकुलर ऑर्डर। तो आई कैन राइट इट टू बी ऑफ नो पर्टिकुलर ऑर्डर।
ओके, तो अब कहने का मीनिंग क्या है, समझते हैं इसको कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि इफ x1, x2, x3 अप टू xn आर n वेरिएबल्स ऑफ अ वेरिएट x, मतलब मेरा सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव xi है, जिसको हम इसको 1 I को 1 2 3 अप टू n ले सकते हैं, तो n वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन देयर अरिथमेटिक मीन x bar is defined as x1 plus x2 plus x3 and so on up till xn upon n, that is सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर हम इस कंक्लूजन तक पहुँचते हैं वेयर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो यही हैं, x1, x2, x3, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस ही तो हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट गिव्स अस अरिथमेटिक मीन। तो n ऑब्जर्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर अ टाइम टेकिंग, अगर हम किसी एग्जांपल को भी कंसीडर करें, तो लेट्स से हमारे पास डेटा है 13526, तो हमें अगर उसका मीन निकालना है, तो ये हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, रैंडमली रॉ डेटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस which is denoted by summation xi, can be denoted by summation xi, मतलब sum of all the variate xi upon number of observations, that is n. Okay, so this is sum of all observation is 1 plus 3 plus 5 plus 2 plus 6, 6 2 8 5 13 14 15 16 and 17. So 17 over number of observation is 1 2 3 4 5 and 6. So 6. So this is the mean. Yes, so this is the mean of this data. Mean is a particular term for every data. You can find a different mean. Okay, so this is about mean for a random data. No order, particular order is found in this kind of data. For a ungrouped and group frequency distribution, or particularly if I talk about ungrouped first, let me talk about ungrouped first and then we'll try for group data. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट अनग्रुप डेटा जो है हमारे पास, तो जैसे अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रिपीट कर, जैसे 1 3 5 7 2 3 3 4 1 ऐसे हमारे पास हो, तो इसमें हम देख सकते हैं कि मेरा जो 3 ऑब्जर्वेशन है वो खुद 3 टाइम्स आ रहा है और मेरा जो 1 ऑब्जर्वेशन है वो खुद 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम 2 बार 1+1 लिखने के बजाय 2 into 1 लिख सकते हैं, और हम इसको 3+3+3 को हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 3 into 3 के। तो इन्हीं को जस्ट एक रिप्लेसमेंट दिया है और ऐसी कोई ऑब्जर्वेशंस हो, ये हमारा एग्जांपल था। तो अगर ऐसी कोई ऑब्जर्वेशंस हो हमारे पास, इफ वी हैव सम दीज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस वेयर वी हैव फ्रीक्वेंसीज, particularly कुछ frequency of a particular observation. Okay, so for a frequency of a particular observation in my ungrouped data, then I can use that frequency times the value of each observation and frequency times the value of each observation. So for this, I can say x bar is equal to summation of fi xi upon n, where xi is the variate, that is observation, fi is the frequency of that observation, दैट इज जहां पर यहाँ पर 3, जैसे फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स आ रहा है, तो एफ इज 3 फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, 1 के लिए एफ इज 2 एंड बाकी सब के लिए 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया या 4 हो गया, उसके लिए एफ का वैल्यू 1 है। तो बेसिकली ये वही है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेसिकली टोटल वैल्यू, यही टोटल वैल्यू है विच इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये वाली जो चीज़ है, सिर्फ ये वाली चीज़। और हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो वो टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो दिस इज समेशन एफ आई एक्स आई बाय एन, वेयर एन इज समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल frequencies. Sum of all frequencies will give me number of observations. This is the entire thing that has to be discussed. Okay, so ungrouped and grouped में we have fi xi. For example, if I talk about group, तो इसी को अगर हम ग्रुप कर दें, तो 1 मेरे पास 2 बार आ रहा है, तो fi and this is xi.
ओके 3 मेरे पास 3 बार आ रहा है और रेस्ट 5 7 2 1 मेरे पास 1 टाइम्स ईच आ रहे हैं। So I can write कि xi fi is 2 into 2 2 into 1 that is 2, 3 into 3 that is 9 and 5 7 2 1. So summation of xi fi can be written simply as 9 to 11, 12 to 14, 7, 21 and 5. So this is 26 upon number of observation is summation fi. So 2 plus 3 5, 6 7 and 8. I think एक 1 छूट गया क्या? 1 2 3 4 5 and 6. So 1 2 3 4 5 and I think एक और 1 आएगा. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 observations. So this is my entire mean. आप इधर से भी देखेंगे तो यहाँ पर ये 9 into 2 9 plus 2 11, 11 plus 7 18 to 25 25 and 1 26, and I can calculate the number of observations, and I can calculate the number of observation as 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So that will still come out to be 26 by 9. Anyhow, this is a point that has to be discussed. जिसे हम ग्रुप कर देंगे तो उसको जस्ट एक टेबल में लिखना इज समवॉट लाइक ग्रुपिंग, और अगर हम उसे असेंडिंग ऑर्डर या कोई भी रैंडम ऑर्डर को पिक करके हम उसमें से डेटा सॉर्ट करें, इंसर्ट करें अपने कैलकुलेशन में, देन इट इज सिंपली एन अनग्रुप्ड डेटा. ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. So by short method, we can say this is not exactly, to be honest, it is a short method. We can call it an assumed mean method, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है. तो बेसिकली मीन मीडियन मोड आपने जो 10th क्लास में पढ़ा होता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट. हम थोड़ा बहुत वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिस्कशन अच्छे से करेंगे, बट ये हमें क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है तो मैं इस पे एग्जैक्टली नहीं कह सकता. ठीक है, तो हमारा जब एक्स आई वेरिएट है तो जो हमारा वेरिएट है उससे हम किसी एक मीन को वी अज्यूम अ मीन, है ना, ये हमने अज्यूम किया. लेट्स से दैट मीन इज ए व्हिच इज अज्यूम. तो अब हम देखेंगे कुछ डेविएशन. डेविएशन ओके, वी आर डिस्कसिंग द अज्यूम्ड मीन मेथड और उसमें हम डेविएशन देखेंगे. तो डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस. बेसिकली डेविएशन जैसे आपने फिजिक्स में अगर ऑप्टिक्स पढ़ा है तो उसमें आपने एक प्रैक्टिकल पढ़ा होगा जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिज्म से पास करने पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में कितना डेविएशन पाया गया. तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता है. तो बस वही है, डेल्टा क्या होता है? डिफरेंस ऑफ एंगल्स. पर यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सॉरी डिफरेंस ऑफ वेरिएट होगा, दैट इज एक्स आई माइनस ए. तो दिस इज माई डेविएशन. ऑब्वियसली डेविएशन पॉजिटिव या नेगेटिव होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हम बात कर रहे हैं फॉर इफ आई टॉक अबाउट अ ग्रुप्ड डेटा, if I talk about a grouped data, then I can talk about the deviation as well. So xi minus a I am considering, so this can be either positive or negative. तो ऑटोमेटिकली हम उससे जज कर सकते हैं. देखो, सबसे पहली बात वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू डू. देखिए हमने डेविएशन का कॉन्सेप्ट देखा, तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मीन एंड हम इसी के ऊपर रिवॉल्व करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक्स आई की वैल्यूज बहुत सारी हैं. तो लेट्स से हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है 1 3 5 2 4 6 8 10 एंड सो, मतलब बस इतनी वैल्यूज को कंसीडर कर लेते हैं. तो हम एक मीन एज्यूम करेंगे, हम एक मीन वैल्यू एज्यूम करेंगे. तो उस मीन वैल्यू को अज्यूम करने के लिए आई कैन यूज सम कोई भी बीच वाला वैल्यू ले लेते हैं. लेट्स से मैंने मीन वैल्यू ले लिया 7 लिए दिया 5 ले लिया लेट्स से. ओके, सो मैंने 5 ले लिया मीन वैल्यू. ओके, तो यहाँ पर मैं अगर 5 अपनी मीन वैल्यू लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी. ओके, सो अगर मैं अपनी मीन वैल्यू 5 लेता हूँ, then what I can do is calculate the deviation. Okay, so deviation from every single entity. So deviation is 1 minus 5. For the first observation it is 1 minus 5, that is minus 4. 3 minus 5, that is minus 2. 5 minus 5, that is 0. 2 minus 5, that is minus 3. 4 minus 5, that is minus 1. 6 minus 5, that is plus 1.
8 minus 5 that is 3 and 10 minus 5 that is 5. So on calculation of deviation, what I get is these are my deviations. तो डेविएशन का क्या मतलब है कि कितना वो इधर उधर हुआ है. तो इफ आई कैलकुलेट द sum of entire deviation is -4 plus -2 plus -3 plus -1. ओके, ऐसे प्लस यहाँ पर ऐसे आएगा. जस्ट मोमेंट में इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. तो यहाँ पर मैं या तो ऐसा करता हूँ डायरेक्टली सम लिख देता हूँ, सो दैट तो 4 -2 -6 -6 -3 -9 -10 एंड यहाँ पर आ जाएगा 9. सो दिस इज -1. सो सम ऑफ एंटायर डेविएशन इज -1. तो अब हम इसका मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. देखिए मीन क्या होता है. फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेफिनेशन मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. So number of observations can be calculated by summation fi, that is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So number of observations for this particular data is 8. Now sum of all observations, I would understand the concept of sum of all observations. So if I consider a deviation, let's say what I needed to what I was supposed to consider was that deviation है, तो that is हमारा कुछ एक mean हमने assume किया, और जो हमने assume किया this is assumed mean. Okay, so this is assumed mean. तो इसको हमने 5 assume किया है, तो उससे हमारे पास कितना डिफरेंस है, हमारे पास उससे डेटा का कितना डिफरेंस है. सो दैट इज xi minus a for a particular variable xi. I can consider xi minus a to be the deviation. Okay, so instead of that अगर मैं xi लिखूं तो that is a plus some deviation. Okay, और अगर मैं sum of all observation लिखूं तो sum of all observations is actually equal to summation xi. So that is equal to summation of a plus some deviation. तो summation of a, हर बार a आया, n बार a आया, तो इसको हम 8a लिख सकते हैं, या n बार अगर a आया जो हमने 5 माना, तो ये आ जाएगा 5 plus deviation is that is my deviation. Okay, so I'll calculate deviation. Now अगर ये xi है, तो अगर मैं इसका summation करूं, तो हमें पता है कि sum of entire deviation is -1, so that can be written as -1 directly, and I can write कि sum of 5 for 8 observations is 5 into 8, that is 40. So this is 39. So sum of observations directly हम इधर से लिख सकते हैं, that is 39/8. Okay, तो यहाँ पर हमने जो किया उसको अब हम अगर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करें फॉर्मल वे में, considering everything that is to be actually used for making a formula over out of here, तो मैं कह सकता हूँ let's say my assumed mean that is actually an arbitrary point a, so my assumed mean is a, then my deviation from that mean, deviation, let's say that deviation is d, is xi minus a for a particular observation. ओके, सो xi क्या आ जाएगा मेरा a प्लस डी. ओके, सो d तो हर वेरिएट के लिए चेंज हो रहा है, तो अगर मैं सम लूं दैट इज दिस समेशन xi वुड ऑलवेज डिनोट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, so I can say that this is a plus d का समेशन. तो समेशन तो ऑब्वियस सी बात है, a एक कांस्टेंट है, तो a टाइम्स समेशन ऑफ 1 प्लस d summation of d, so this is the entire sum of deviation, the sum of deviation which I had calculated in the previous example to be -1. So a times my summation of 1 becomes the frequency. Actual में यहाँ पर हम n observations के लिए बात करें, तो this becomes the frequency n plus summation of d, that is summation of entire deviations. Okay, so this is summation xi. So now I have summation xi over summation of fi is my mean x bar. So I can write it as a n plus summation di upon n, that is a plus summation di upon n. So for calculation of mean, I can assume a mean and then I can calculate the deviation about that mean, and I can take the mean of that deviation. So what I will get is this result which can be remembered. आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा हम कहाँ पर, हमारा स्टैंडर्ड तरीका है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. Total number of observation is summation fi and sum of observation is summation xi या summation xi fi in case we are considering a grouped
डेटा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि डेविएशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हमने क्या किया, फॉर एप्लीकेशन ऑफ अ शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन इन इफ ईच ऑफ द डी आई इज डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर एच। तो माई डी आई इज डिविजिबल बाय कॉमन नंबर एच, तो आई कैन कैलकुलेट डी आई। तो हमने निकाला था पिछले उसमें स्लाइड में, वी हैड डिस्कस्ड दैट डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन एच। दिस इज माई ui, that is my standard representation for a particular, this is a considered variable actual में। ठीक है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ये हमारा कॉमन सॉरी, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो यू आई इज माई क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास, क्योंकि हमने पता है कि हमारा डेविएशन जो है वो एक कॉमन नंबर है, तो मतलब ये एक इंटीजर, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा लेट्स से डी वन इज थ्री, D1 is 3, D2 is 6 एंड D3 is 9। सो मेरा यहाँ पर अगर मैं h को 3 कंसीडर करूँगा, यस या यस 3 कंसीडर करूँगा, तो माय एंटायर di by h will become 1 2 3 respectively for every observation। So that is what I wish to conclude from this, कि I have to make it to nearest a simple integer in itself, which would really help in sorting out things out there। Okay, तो दिस इज माय क्वेश्चन टू बी मोर एग्जैक्ट, एंड इसको हम कह सकते हैं कि एक्स आई माइनस ए बाय एच इज इक्वल टू यू आई। तो अब हम इसके ऊपर इस फॉर्मूला को से हम क्या कहते हैं, एक्स आई निकाल सकते हैं। तो दैट विल बी ए प्लस यू आई टाइम्स एच। ओके, so what I now need is summation xi over number of observations to calculate my mean। Okay, so this is a summation of a plus summation of h times of ui। नाउ h हमारा एक कांस्टेंट है, कॉमन नंबर है ना, कॉमन नंबर इंडिकेट्स ये कांस्टेंट है वैसे, अपॉन n। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, समेशन ऑफ a फॉर n ऑब्जर्वेशंस इज a टाइम्स n, बिकॉज a अपने में ही हमारे पास कॉमन होता है, प्लस तो यहाँ पर भी हमने मीन a एज्यूम किया है, सो a इज माई अज्यूम्ड मीन अगेन। Okay, so just a moment. So a is my assumed mean again. So I can write a times n plus u, अच्छा h is a constant common number था, तो h times of summation of ui upon n. So this will become a plus h times summation of ui upon n, which is the idea of assumed mean। तो यहाँ पर हमारा h तो हमें नंबर पता है, और हम सम ऑफ द डेविएशंस के ऊपर बात कर सकते हैं। जब हम मीन के अक्रॉस डेविएशन को अज्यूम करेंगे, तो अगर हम देखें कि कुछ ऐसा आ रहा है, जैसे लेट्स से -3 एंड 3 एंड लेट्स से 6 आ रहा है, तो आई कैन राइट कि हमारा यहाँ पर अगर 3 से इसमें h को 3 डाल दिया जाए, तो यहाँ पर हमारा -1 1 एंड 2 बनेगा। तो हम सम लिख सकते हैं डायरेक्टली ui by n का वैल्यू यहाँ पर 2/3 आ जाता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आई डोंट वांट दिस टू बिकम फेयर फॉर यू गाइस, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो एक पॉइंट है हमारे पास वेटेड मीन का, हालांकि इतना रेलेवेंट नहीं है, पर मैं जस्ट फॉर अ कंसिडरेशन, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता कब कोई चीज टपक के आ जाए। तो वेटेड मीन क्या है, इफ w1 w2 w3 आर द वेट्स असाइंड टू ऑब्जर्वेशंस, लेट्स से ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn। तो देखो, वेट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज द एंटायर आइडिया। और उसके बाद आप इसको अल्टीमेटली अप्लाई कर सकते हैं। वेट, सिंस वेट इज इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी, सो वेटेड मीन दैट इज x bar, let's say w, that is weighted, so this is w1 x1 plus w2 x2, that is summation of all wi xi over summation of all the weights। So this is the idea, plus so on upon w1 plus w2 and so on। This was the concept of weighted mean। Okay, so this is just equivalent to a simple mean. All I need to calculate in every point in mean, what I wish to understand is that I have to calculate the sum of all observations upon sum of all observations by number of observations।
दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस डिस्कशन कि इसी के ऊपर अगर आप स्टैंड करोगे तो आपको हर बार हर तरीके में आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको इसी के ऊपर वर्क करना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसने कहा सम ऑफ डेविएशन वेरिएट फ्रॉम देयर एम इज ऑलवेज जीरो। तो एम मेरा क्या है? एम इज एक्चुअल मेरा अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर कहने का मतलब देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, लेट्स से मेरा एज्यूम्ड मीन है। अगर मैं एज्यूम्ड मीन को मेरा अर्थमेटिक मीन ले लूं, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन को मैं एक्स बार डिनोट कर सकता हूं। ओके, तो अगर मेरा एज्यूम्ड मीन ही एक्स बार हो गया, अगर मेरा एज्यूम्ड मीन एक्स बार है, तो हमने देखा कि हमारा जो मीन है उसको अच्छा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एज्यूम्ड मीन। So my entire deviation, what I actually have to calculate is deviation first. तो हम देखते हैं that is xi minus x bar, because मेरा assumed mean भी x bar है, so I can calculate xi to be x bar plus di. I have to calculate sum of deviations. I am proving this result. So sum of deviations. So sum of xi by n is equal to summation of x bar by n plus summation of di. ये वाली चीज तो ऑटोमेटिकली एक्स बार आती है, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बार इज एन एक्स बार। ठीक है, हमारे पास एक्स बार अगर एन बार आ जाए तो इसको हम एन एक्स बार से सम को डिनोट करेंगे, प्लस समेशन ऑफ डी आई होल अपॉन एन से एन कैंसिल, एक्स बार से एक्स बार कैंसिल, समेशन ऑफ डी आई कम्स आउट टू बी जीरो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज जीरो। तो हम यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी किसी फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स को यूज करते हैं, यहाँ पर 3 बार कोई डेटा आ रहा है, कोई 4 बार आ रहा है एक्स आई के कोरिस्पॉन्डिंग, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, स्टिल हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। हमारा तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम तुक्के से कहीं ना कहीं हमारे डेटा से ही मीन उठा लें और अगर वो निकल आए तो उसमें समेशन ऑफ डी आई मतलब एंटायर डेविएशन कभी भी, मतलब आपसे ये एज सच ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इस तरीके से कि यहाँ पर इफ माई एज्यूम्ड मीन इज दिस देन माई डेविएशन कम्स आउट टू बी जीरो। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? इसका मीन है कि इसका मतलब, इसका पर्टिकुलरली मीनिंग है कि जो मेरा एज्यूम्ड मीन था वही मेरा अरिथमेटिक मीन है। दिस वाज द आइडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है, इसको समझने के लिए, इस एंटायर कॉन्सेप्ट, इसका सिनेरियो, इसका आइडिया समझने के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट था। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ द वेरिएट देन सम ऑफ दिस प्लस लैम्डा। तो अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एम ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा। तो इसको कह सकते हैं एक्स आई प्लस लेमडा अपॉन एन। दिस इज द व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट। तो दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई प्लस समेशन ऑफ लेमडा अपॉन एन। तो लेमडा मेरा एक कांस्टेंट है। अगर मैंने हर देखो, इसका मीनिंग क्या है? अगर हम एक्स आई वाली कोई ऑब्जर्वेशन दें, यानी कि अगर मेरे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन हमारे पास डेटा में था, तो एक्सआई उसका जनरल वेरिएट की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम बात करें हर एक इंटीजर, हर एक नंबर में लेट से मैंने 2 ऐड कर दिया या लेट से कोई लैम्डा ऐड कर दिया, तो मेरा जो एक्स एक्स डैश आई बनेगा दैट विल बी एक्स आई प्लस लैम्डा। तो उसके लिए हम सम का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इस तरीके से, वेयर इट इज एक्चुअल में इस तरीके से लिखा। अब लैम्डा कांस्टेंट है तो n बार लैम्डा लिखेंगे तो n लैम्डा बन जाएगा, तो ये n लैम्डा बन जाएगा प्लस समेशन ऑफ एक्स आई। अगर हम इसे डिवाइड कर दें n से तो दोनों साइड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये वाली चीज मेरा प्रीवियस मीन है, तो ये x बार प्लस लैम्डा से डिनोट किया जा सकता है। अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं हर एक टर्म को, तो मेरा लेमडा एक्स आई बन जाएगा, एक्स आई डबल डैश कंसीडर कर लेते हैं, तो मेरा समेशन ऑफ लेमडा एक्स आई सॉरी इज अपॉन एन आ जाएगा मेरा मीन उस केस में। इन द केस टू अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, तो लेमडा टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन आ जाएगा विच इज लेमडा टाइम्स एक्स बार। तो अगर हर ऑब्जर्वेशन को, अब यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकालना है, तो हाँ मैं सीधा अगर कंक्लूजन की बात करूं, ओके, इफ आई टॉक डायरेक्टली ऑन द कंक्लूजन, कंक्लूजन की बात करते हैं सो दैट द थिंग्स बिकम मोर सिंपल। देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करने पर मीन भी, मीन में
में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? जिसको आप समझ सकते हैं। अगर आप जनरल वेरिएट के ऊपर वो इफ़ेक्ट देख सकते हैं, तो आप समेशन ऑटोमैटिकली लिख सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई विश्ड टू decipher that is what actually I can decipher from this video, from this uh, entire discussion। एंड अगर मैं एडिशन ऑफ पर्टिकुलर नंबर करूँ, ओके, तो अगर इफ आई डू एडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, तो चलिए इसे एक बार क्लियर करके साफ साफ लिख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एडिशन करूँ किसी पर्टिकुलर नंबर का, एडिशन ऑफ पर्टिकुलर नंबर करने से पर्टिकुलर नंबर, लेट्स से दैट नंबर इज लेमडा, तो यहाँ पर ये एक्स आई डैश विल बिकम एक्स आई प्लस लेमडा। तो समेशन ऑफ एक्स आई डैश अपॉन एन, दैट इज माई मीन, न्यू मीन, is actually this is x dash bar is the new mean, and x I dash, सॉरी दिस बार नहीं आना था यहाँ पर, सो यहाँ पर एक्स आई डैश इज द न्यू वेरिएट, ओके। तो इसमें एडेड है वो, तो समेशन ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा बाय एन हो जाएगा, विच कैन बी रिटन डायरेक्टली एज लेमडा प्लस समेशन एक्स आई अपॉन एन, दैट इज एक्स बार प्लस लेमडा। इन द सेम सेंस अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर that will yield me xi, let's say xi double dash is equal to lambda times xi, so x bar double dash is equal to summation of xi double dash upon n, that is sum of all observations by number of observations, that is lambda times summation of xi by n। क्योंकि lambda एक कांस्टेंट है, तो lambda वैसे समेशन के बाहर आ जाता है, तो आई हैव स्किप्ड अ स्टेप, so don't get confused। तो यहाँ से what I can decipher now is, अगर यहाँ पर मैं एडिशन कर रहा हूँ, इफ आई एम एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू एवरी टर्म, तो मेरा मीन भी लेमडा से आगे बढ़ जाएगा। और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, हर टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, लेट्स से 1 2 3 है, और अगर मैं हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 4 6 है, तो इन दोनों का मीन, इस वाले डेटा का मीन था 2, तो इस वाले डेटा का मीन ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। ये सारी बात थी समझने वाली। तो मल्टीप्लिकेशन, सो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर एक्स बार विल टर्न टू एन लैम्डा टाइम्स एक्स बार, सिंपल। और अगर मैं एडिशन की बात करूँ, तो मैं एक्स बार विल टर्न टू एक्स बार प्लस लैम्डा। दिस इज द आइडिया, वेयर लैम्डा ए एंड बी आर कांस्टेंट। सो अगर इसने कहा कि एक जगह एडिशन भी हो गई, ए एक्स आई प्लस बी बन गया मेरा न्यू वेरिएट, एक्स आई डैश विल बिकम दिस, तो अगेन हम वही तरीका सोचेंगे, ए एक्स आई प्लस बी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ बी अपॉन एंड दैट इज इक्वल टू बी इंस्टेड, और यहाँ पर ए टाइम्स समेशन एक्स बार प्लस बी बन जाएगा। सो दिस इज द, तो यहाँ पर हमारा मीन का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको मीन में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं हमने कहाँ से डिस्कशन किया। हमारा सारा डिस्कशन इसी बात पे हुआ कि हमें मीन को देखना है, तो यहाँ से हम इसको सारे को कंक्लूड करेंगे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम मीन से डिनोट करते हैं। मीन एक्चुअल में हमने निकालना देखा, और उसके बाद हमने ग्रुपिंग में हो और उसके अलग से फैक्टर्स हों, जब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नोन हो, और उसके बाद हमने थोड़ा-सा शॉर्ट मेथड, यानी कि जहाँ पर हम कोई अज़्यूम कर लेते हैं, तो उसमें हम कैसे निकाल सकते हैं डेविएशन करके, और उसके बाद हमने देखा कि हम उसे स्टेप डेविएट कैसे कर सकते हैं, सो दैट हमारे पास सिंपल इंटीजर्स तक आ जाए समेशन करना। तो अगर 1 + 2 + 3 करना भी नहीं आता है, तो मैथमेटिक्स में आप जेईई में कुछ नहीं कर सकते, वैसा कहने का मतलब है। और इसके बाद अगर वेटेड मीन की बात करी हमने थोड़ी बहुत, कि वेट इज़ इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी, एंड इसके बाद हमने समेशन ऑफ वेरिएट्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन के ऊपर बात की, और उसको प्रूव किया कि वो 0 आता है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। चलिए, तो अब इसके बाद हमारे पास आने वाला है मीडियन, तो हम मीडियन के ऊपर बात करते हैं। ओके, सो चलिए गाइस, अब हम मीडियन की बात करते हैं। सबसे पहले मीडियन का फिजिकल मीनिंग क्या है? मीडियन का मीनिंग क्या है? मीडियन का मीनिंग है मिड वैल्यू। मीडियन का मीनिंग है मिड वैल्यू। तो मीडियन ऑफ अ सीरीज इज द वैल्यू ऑफ द मिडल टर्म ऑफ द सीरीज
व्हेन द वैल्यूज आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पर्टिकुलरली हमें पहले वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो अनग्रुप्ड डेटा है उसको थोड़ा बहुत एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। तो देयरफॉर मीडियन आइदर actually is a divided in an arranged series in two equal parts। तो यहाँ पर डिवाइडेड नहीं होना था, यहाँ पर डिवाइड्स होना था। तो द मीडियन डिवाइड्स एन अरेंज्ड सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स। तो बेसिकली अगर मैं बहुत ही रफ एग्जांपल लूँ, ओके, सो अगर मैं रफ एग्जांपल लूँ, सो 1 2 3 5 7 10 14, मैंने इसे पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। ये ऐसे भी दिया सकता था 1 3 2 14 10 5 7। अगर ऐसा दिया होता तो पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लाया जाएगा, तो ये ऐसे आएगा। अब हमें सोचना है इसका मिड वैल्यू क्या है। तो बेसिकली मुझे इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ऐसा है, यहाँ पर 7 है। तो 7 है तो यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा जहाँ से इधर से भी जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो वो आ जाए, लेट्स से x आ जाए नंबर ऑफ वैल्यूज, और इधर से भी जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, अगर लेट्स से दैट इज y, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि x इक्वल टू y आ जाए। तो हमने वो केस कंसीडर करना है। तो हमें देखना है, हम अगर नंबर डाल दें, टाइम नंबर डाल दें, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब यहाँ से 3 अलग कर ली और यहाँ से 3 अलग कर ली, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स है ना, ठीक है, टू बी मोर एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में तो हम किसी भी नंबर को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, पर 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम सिमेट्री को देखें तो हम बेसिकली मीडियन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे यहाँ से भी 3 ऑब्जर्वेशन इधर है और 3 ऑब्जर्वेशन इधर है, तो दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ मीडियन। तो ये हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड तरीका है। तो बेसिकली फॉर एन अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे। तो लेट n बी द नंबर ऑफ वेरिएट इन द सीरीज। तो n टाइम्स हम xi वेरिएट को कंसीडर कर लेते हैं। तो n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो हम एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जब भी ना इसमें ऑड इवन में कंफ्यूजन हो, जैसे कि कई लोगों को बाइनोमियल के ऑड इवन में कंफ्यूजन होता है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर ऑड है, सो लेट्स से हम 1 3 5 के लिए कंसीडर करें, तो मीडियन कहाँ होगा, जहाँ से इधर से वाले और इधर वाले भी सेम नंबर में हो। तो यहाँ से एक है, यहाँ से एक है, और ये वाला जो है ये मीडियन है। तो ऑड क्या आया, ये 3 प्लस 1/2th पोजीशन आई ना, तो n ऑड होगा, तो n प्लस 1/2th पोजीशन आ जाएगी, या 2th टर्म आ जाएगी व्हेन n इज ऑड। एंड n, और अगर यहाँ पर लेट से 1 2 5 7 होता, तो अब यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते, तो इन दोनों का बीच का कहीं का मिड वैल्यू होगा जिसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो नंबर कंसीडर करना है। वी डोंट नो कि वो एक्चुअल में डेटा में होगा या नहीं होगा, बट हमें पता है कि वो अगर होता डेटा में तो वो हमारे लिए काम का टर्म होता। तो हमने क्या किया, अगर 4 का था तो हमने सेकंड टर्म उठा ली और हमने थर्ड टर्म उठा ली, तो सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म और उनका हमने मीन ले लिया। तो बेसिकली अगर n टर्म्स का है तो n, और n इवन है तो n/2, तो 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म एंड डिवाइड बाय 2, बेसिकली मीन ऑफ n/2 एंड n+1/2th टर्म ले लिया। 2 एग्जांपल भी हो गए। देखिए मन में आप ले सकते हैं ना, 1 और 2 का कैसे निकालोगे, है ना, 1 और 2 का मीडियन 2 प्लस 1/2 आएगा, दैट इज 1.5 आएगा। ओके, तो ये हमारा मीडियन फॉर एन अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। नेक्स्ट अगर हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बात करें, तो उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली कुछ नहीं है। अगर हम पहले कह रहा है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाइए, तो लेट्स से हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसे, सो दैट वी गेट अ मोर बेटर आइडिया ओवर दिस। लेट्स से मेरी ऑब्जर्वेशन है 1 1 2 5 7 7 3 6 एंड 2 अगेन, एंड लेट्स से 1, लेट्स से 10। ओके, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। तो हमारा तरीका ऐसे है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में डालें, सो 1 1
2 to 5 sorry 3 5 6 7 7 and 10. Let me check 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। नाउ अब ये कह रहा है कि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में डालें। तो पहले मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेता हूँ इसके लिए। ऑब्वियसली आपको ये पता होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने 10th क्लास के बाद ये वाली चीज़ों को 10th क्लास के दौरान ये वाली चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था। तो आपको ये वाली चीज़ें समझने में अभी दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 मेरा 2 बार है, 2 भी मेरा 2 बार है, 3 मेरा 1 बार है, 5 मेरा 1 बार है, 6 मेरा 1 बार है और 7 मेरा 2 बार है। और सॉरी यहाँ पर थोड़ा-सा गंदा हो गया है तो इसे थोड़ा-सा क्लियर करना पड़ेगा। तो वापस से जल्दी-जल्दी लिखते हैं। तो 1 मेरा 2 टाइम्स है, 2 मेरा 2 टाइम्स है, 3 मेरा 1 टाइम है, 5 मेरा 1 टाइम है, 6 मेरा 1 टाइम है, 7 मेरा 2 टाइम्स है और 10 मेरा 1। ये मेरा तरीका है। अच्छा, तो अब मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करता हूँ कि अगर व फ्रीक्वेंसी प्लस इसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो बेसिकली कितनी ऑब्जर्वेशंस निकल गई क्युमुलेटिव इन ऑल, क्युमुलेटिव मतलब सम ऑफ कितनी ऑब्जर्वेशंस निकल गई। जैसे कि हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, तो यहाँ पर पहले 2 थी और अब 2 हो गई और तो हमने 4 तक कंसीडर कर लिया, फिर हम 5 तक कंसीडर कर लिया, 6 तक कंसीडर कर लिया, 7 तक कंसीडर कर लिया, 9 तक कंसीडर कर लिया और 10 ऑब्जर्वेशन। तो जो समेशन ऑफ देखो इसे चेक करने का, जो यहाँ पर सम 10 आया और यहाँ पर सम 10 आया, तो अगर वो सेम आ जाए तो मतलब आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉसिबली ठीक हो सकता है। अगर चमत्कार से ठीक हुआ है तो वो तो बात अलग है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमने सारों की फ्रीक्वेंसी ही, बेसिकली इसने कहा कि एन वैल्यू का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन लिख लो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम जस्ट कहने की बात है। ठीक है? बेसिकली हम वही कर रहे हैं कि हम पहले सम ऑफ एफआई देख रहे हैं, तो वही क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू का ये एन है, ठीक है? तो उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो एन मिल गया तो बेसिकली हमने तो निकाला तो समेशन एफआई ही है, ठीक है? तो ऐसे में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि समेशन ऑफ एफआई क्यों नहीं निकाला या कुछ क्या हुआ? तो उसका लॉजिक सिंपल है कि हमने निकाला वही है, बस एन इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम था। तो अब मीडियन क्या है? अगेन हमारे पास n मिल गया तो n ऑड है तो हम n+1/2th टर्म लिखेंगे और अगर n इवन है तो हम मिड टर्म्स का ऑब्वियसली सम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर n का वैल्यू 10 है तो हम 5th टर्म देखेंगे, 5th अच्छा, तो हम 5th टर्म और 6th टर्म का मीन देखेंगे। तो मेरी 5th टर्म ये वाली होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बस वो 5th टर्म आइडेंटिफ़ाई करने में एक ग्रुपिंग में आसान कर देती है काम को। सो ये 5th टर्म इज़ 3, 6th टर्म जैसे यहाँ पर है तो वो 5 हो जाती है। तो इन दोनों का मीन डेफिनिटली 5 + 3/2 आ जाएगा, दैट इज़ 4 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर इस वाले डेटा का मीडियन इज़ 4, दैट इज़ द आइडिया। तो मीडियन इज़ 4। So this was what I was actually talking about in this median. Okay, अगर ग्रुपिंग हो जाए, ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो आप पहले मिड वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश तो करें। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लासेस इंटरवल्स में है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास एल टू एच चलता है, लो टू हाई ना। लेट्स से हमारे पास एक ग्रुपिंग है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड देन 40 to 50। लेट्स से दीज आर द मार्क्स इन योर पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है, इन योर स्कूल। तो 10 to 20 में अगर मैं एफ आई यहाँ पर मैं एक्स, अच्छा यहाँ पर मैं क्लास इंटरवल लिख सकता हूँ। तो मुझे कुछ कॉलम्स यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा एक्स आई बनता है, देन मेरा एफ आई बनता है एंड देन मेरा सी एफ आई बनता है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक्स आई क्या होता है? इन दोनों का मिड वैल्यू ऑफ दीज टू, यानी कि 10 + 20/2 दैट इज 15, 20 + 30/2 दैट इज 25 एंड देन उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं 30 + 40/2 दैट इज 35, 40 + 50 तो ये 45 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसीज़ कंसीडर कर लूँ, लेट्स से 2, 2, 5 एंड 7, मतलब काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको 1 ही कर लेते हैं ना, तो इतने अच्छे क्यों बच्चे बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे 1 कंसीडर कर लेंगे, तो मेरे पास अगर ये 10 बच्चों की क्लास है, तो यहाँ पर 2 बच्चे उसमें से 10 में से 20 ले रहे हैं, तो 2
एंड इसके बाद हमने इसको भी कंसीडर कर लिया कि 20 से 30, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि 10 से 30 में कितने ले रहे हैं, तो बेसिकली उधर भी वहां पर 2 प्लस 2 4 ले रहे हैं। ओके, सो 10 से 40 के बीच में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, 5 2 7 और 2 9, और यहाँ पर एक 10 से 50 में तो सारे बच्चे हैं तो ये 10 आ जाता है। तो मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई और मेरे पास उसी से समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएगा। देखिए 5 1 6 2 8 एंड 2 10 आ जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मिड वैल्यू कहीं n/2 में लाई करेगी, ठीक है? या तो इसने कहा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और जस्ट इक्वल टू n/2, ठीक है? तो एंड फाइंड n/2, देन फाइंड द क्लास व्हिच कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हिच इज जस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन n/2। तो n/2 मेरा यहाँ पर 5 है, तो 5 या उससे बड़ी, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो ये वाला मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा, ठीक है? तो क्यूमुलेटिव, बेसिकली ये क्यूमुलेटिव, ये हमारा फ्रीक्वेंसी क्लास है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। तो अब इसे ध्यान से समझना, यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन अराइज़ हो सकता है। ध्यान से समझें। सबसे पहले हमने n/2 निकाला और उसमें से अब हम देख रहे हैं कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 5, मतलब हमने n/2 निकाला, वो 5 था, तो 5 से बड़ा नंबर कहाँ मिल रहा है? 5 से ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 वाला नंबर कंसीडर किया तो वो 9 मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट जो है, सबसे पहले जो मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर 5 मिल रहा है। ठीक है, तो n/2 मेरा 5 था और यहाँ पर 9 बन रहा है। तो ये मेरा, ये मुझे इसको हाइलाइट कर लीजिए, ये मेरा इंटरवल हो सकता है। अब देखिए इसका लोअर क्लास क्या है, 30। तो L मेरा यहाँ पर लोअर क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, ये मेरी मीडियन क्लास है, तो इसका लोअर लिमिट इज़ 30 प्लस n/2 मेरा यहाँ पर कितना है, 5 माइनस f, f इज़ द क्यूमुलेटिव, n/2 माइनस Cf कर लो इधर, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो जाए ना। n/2 माइनस Cf अपॉन f इंटू h होता है। h यहाँ पर मेरा हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल है, तो 40 माइनस 30 दैट इज 10 आ जाता है। यहाँ पर 5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि प्रीवियस मीडियन क्लास, यानी कि यहाँ से इसका कितना डिफरेंस था, 4, ये काफी क्लोज वाला मामला हो सकता है। तो 5 माइनस 4 अपॉन f, तो f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास दैट इज 5 आ जाता है। इसको कैंसिल करेंगे तो इसका मीडियन 32 आ जाता है। तो ये तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं ले रहा हूँ और ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मीन का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट था तो उसे मैंने ज़्यादा डिटेल में लिया। ये हमने जस्ट एक एग्जांपल देखा और इसी के थ्रू हम कंसीडर कर सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन इससे हो जाएँगे। ओके? तो बस फ़ॉर्मूला याद रख सकते हैं आप। फ़ॉर्मूला याद रख सकते हैं कि मीडियन जो है, मीडियन इज़ एन एल दैट इज लोअर, पहले तो हमें मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करना है यूजिंग n/2, और अब हमने देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 मेरा फर्स्ट नंबर कौन से वाले, फर्स्ट क्लास, फाइंड द फर्स्ट क्लास टू बी मोर एग्जैक्ट which contains the value of cumulative frequency equal to or just greater to n/2, and then this will be considered as the median class. तो this is L, यहाँ पर lower frequency of the median class plus n/2 that is the mid value माइनस, अब यहाँ पे देखिए अगर 11 हो तो 11/2 5.5, तो डेफिनेटली आपने 6 देखना है, 6 या उससे बड़ा, 6 या उससे बड़े वाले के लिए देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मीडियन L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली प्रीवियस क्लास की देखना। देखो हमने यहाँ पर n/2 से क्या आइडेंटिफाई किया कि मीडियन इस क्लास के अंदर होगा, 30 से 40 के बीच में होगा। अगर हम यहाँ पर माइनस इसी क्लास का लगा दें तो यहाँ पर -4 बनेगा, वो 30 से एक छोटा ऑब्जर्वेशन बनेगा जो कि ये इस डाटा, इस साइड के डेटा में शिफ्ट कर देगा, जो कि एक गलत चीज़ है, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना है। अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास में, जितने बच्चे होंगे उसके हिसाब से ऑब्वियसली मीडियन को अब वो श्रिंक आउट कर रहे हैं इनटू हाइट ऑफ द इंटरवल की कितना, लेट्स से यहाँ पर जैसे 10 था तो उसको हमें कंसीडर करना है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला इज द एंटायर गेम ही सारा फॉर्मूले का है इसके केस में पर्टिकुलरली। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो अब आता है मोड। तो मोड इज एक्चुअली द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू, maximum occurring value that is the maximum frequency
तो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोड फॉर एन अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी वैल्यू जब रिपीट कर रही है तो दैट इज मोड फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखेंगे सिर्फ सीधा सीधा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पड़ा होगा तो हम उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए तौर के पे बात करूं, अगर मेरा एक्स आई यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ 5, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2 आए, तो यहाँ पर मेरा एफ आई मिल गया, तो मुझे मोड ऑब्वियसली पता लग गया कि मैक्सिमम अकरिंग कौन सा है। 20 देखो, ऑब्जर्वेशन है, मोड नंबर नहीं है, नंबर यहाँ पर मोड ये वाला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम होगी वो वाला करस्पॉन्डिंग वेरिएट मेरा मोड होगा, ठीक है। ओके। और अगर मैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की देखूं तो अगेन जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, अगर मैं कोई टेबल कंसीडर कर लूं तो यहाँ पर लो टू हाई में बात करें तो यहाँ पर ये वाली कंसीडर करनी है, तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक मॉडल क्लास को ढूंढना पड़ेगा। दिस इज क्लास होगा यहाँ पर, तो क्लास होगा ये, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू एल प्लस। देखो हम पहले क्या करेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें हम और उसके बाद एक बार हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी, कुछ कोई क्लास की तो होगी ना फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो उसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। तो इसने कहा कि फर्स्ट वी फाइंड द क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड वी वुड कॉल दैट द मॉडल क्लास, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड विल डिनोटेड बाय एफ नॉट। ओके। एंड देन हम पिछली वाली को देखेंगे और आगे वाली के फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे, और फिर उसके बाद हाइट ऑफ इंटरवल, क्लास इंटरवल, और उसकी क्लास की मॉडल क्लास हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो उसका लोअर लिमिट देखेंगे। फिर इसको याद रखने का तरीका कि मोड जो है दैट इज एल प्लस एफ ओ माइनस एफ वन ओवर एफ ओ माइनस एफ वन, और यहाँ पर ट्वाइस, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर ट्वाइस। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। एक बार देख लो, ध्यान से देख लो और रिवाइज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे आया, एफ ओ माइनस एफ वन, एफ ओ माइनस एफ वन लिखा, बस डिनोमिनेटर में चेंजेस के टू और एफ वन और एफ टू को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमारा डिस्कशन था मोड के ऊपर। अब रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इस पे भी सवाल आ सकता है। हो सकता है आपके पास मोड और मीडियन दिया हो तो आपको कहीं ना कहीं अगर मीन निकालने की जरूरत पड़ रही हो तो वी कैन कैलकुलेट दिस बाय mode is equal to 3 times of median minus twice of mean. This is an important result which can be remembered by you guys. So in a moderately asymmetric distribution, the following relation between mean, median and mode can always be used. This is known as the empirical formula, and median will always lie between mean and mode, and for a symmetric distribution they must coincide. This is the आइडिया। सो मीन, मीडियन एंड मोड। तो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें लेट्स से चेक फॉर सिमेट्रिसिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें, वैसे तो ये कभी नहीं पूछेंगे पर अगर मतलब ऐसे बोल रहे हैं, अगर हमें सिमेट्रिक चेक करना है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक फिर द मीन इज समथिंग, है ना, तो उसमें हमें चेक करना है। तो हम देखेंगे कि मीन, मीडियन और मोड क्या है उस डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अगर ये तीनों कोइंसाइड करें यानी कि ये सेम आ जाएंगे तो मैं कहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑफ कॉन्सेप्ट चला गया है तो हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट दैट इज मीडियन एंड मोड खत्म हो जाता है, और अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ रहे हैं जो कि रियली इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर यहाँ पर हमने जो मीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसके साथ लिंक होके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और ये आप लोगों के लिए एंटायरली नया कॉन्सेप्ट होता है 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। यहाँ से पहले आपने सब कुछ लगभग 10th में पढ़ा होता है तो आपको ये सारी चीज़ें अभी तक ईजी लग रही होंगी। तो अब हम थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड की तरफ वापस मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्पर्शन का मीनिंग समझेंगे। तो डिस्पर्शन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर ऑफ द डेविएशन। डेविएशन माने तो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इट्स वैल्यूज फ्रॉम देयर एवरेज दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू से हम उसका डिफरेंस देखते हैं। तो दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट स्कैटर्डनेस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम एन एवरेज वैल्यू, ठीक है। स्कैटर्डनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस जैसे होती है, डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस, आइडिया ऑफ स्कैटर्डनेस, जब हमें
देखो हमें स्कैटर्डनेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इसे समझते हैं। मान लो हमें क्रिकेट की टीम सिलेक्टर, हम क्रिकेट के टीम के सिलेक्टर बन रहे हैं, ठीक है? हमें एक प्लेयर चूज़ करना है। तो प्लेयर 1 के स्टैट्स ऐसा कहते हैं कि इसके मार्क्स हैं, लेट्स से 10 मार्क्स हैं, मतलब सॉरी 10 रन्स मारा है इसने एक मैच में, दूसरे मैच में इसने 20 रन्स बनाए और तीसरे मैच में इसने 30 रन्स बनाए, ठीक है? और अगर मैं ये प्लेयर 1 की बात करें और अगर मैं प्लेयर 2 की बात करूँ, तो इसीलिए इसने भी ऐसे कुछ स्कोर बनाया, जिसमें इसने यहाँ पर 15 रन्स बनाए, और इसने 20 रन्स बनाए और इसने 25 रन्स बनाए यहाँ पर। या फिर हम कुछ और कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से इतने रन्स बनाए, ठीक है? तो अब हमें टीम में किसको लेना चाहिए? व्हॉम शुड वी टेक? तो उसमें हम कहेंगे कि यहाँ पर देखो, दोनों का अगर हम एवरेज देखें, ठीक है? तो एवरेज दोनों का 20 है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, एक बायस्ड डिसीजन, सॉरी अनबायस्ड डिसीजन ही लेना है। बायस्ड डिसीजन होगा तो फिर तो वहाँ पर बहुत सारे और फैक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है? मतलब समझ सकते हो ना आप लोग, इतने समझदार तो हो ही। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर एवरेजेस सेम आ जाएँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ वाले इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी एवरेज 20 और इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी एवरेज 20 है। तो अब यहाँ पर एवरेज 20 आए, तो हम किसको भेजेंगे? जो ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा रन, मतलब ज़्यादा क्लोज़र रन स्कोर कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ 15 से 25 है ना? ये तो एक मैच में क्या पता 10 पे ही आउट हो जाए, है ना? और अगर हमारी टीम को 30 रन की अगर हमारी टीम को 25 रन की ज़रूरत हो, तो इसको रख के हो सकता है 12 पे आउट हो जाए, तो काम खराब हो जाएगा ना मैच में। तो प्रैक्टिकली सोचें, या फिर अगर 20 रन की बोलें, तो ये कहीं न कहीं मैच को क्लोज़ ले जाने के पास होता है। क्योंकि इसका एक्चुअल में एवरेज, बेसिकली एवरेज तो सेम है, पर जो इसका सिचुएशन है, अगर सिचुएशनली अगर हम इसे देखें, तो इसका जो वैल्यू है रन्स बनाने का, ठीक है? ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा वैसे तो, पर अगर हम 3 इनिंग्स के ऊपर रिलाय करने की बात करें, तो ये कहीं न कहीं 20 के ज़्यादा क्लोज़ होगा। ठीक है? तो अगर मुझसे पूछो, तो मैं तो बोलूँगा यार इसको भेज दो, ये कम से कम 15 तो बनाता है, ये 10 बनाएगा, अगले बंदे ने रन नहीं बनाने तो पंगा हो जाएगा। पर ये कम से कम 15 बनाता है, एवरेज दोनों का ही बराबर है, तो इसको क्लोज़र वैल्यू को प्रेफ़रेंस दी जाती है। ठीक है? अगर हम इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें इस तरीके से कि हमारे पास स्कैटर्डनेस कैसे है, तो ये देखो, ये हमारा 10, 20, 30 वाला, और ये मेरा 20 वाली लाइन है, ये मेरा 10 है और ये मेरा 30 है। और अगर मैं 15, 20, 25 की बात करूँ, तो ये इधर है। तो ये इस रेंज के पास-पास कहीं लाई कर रहा है, तो इसीलिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन से ये बात समझ आती है। ठीक है? तो ये तो एक रफ़ सा आइडिया था, जो कि बेसिकली ये हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पर कहा कि फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूज्ड। तो फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज़ करने में सबसे पहला रेंज आता है। तो रेंज का तो कॉन्सेप्ट इधर ही बता दिया मैंने, कि ये 15 से 25 बना रहा है, तो ये कहीं न कहीं 20 के ज़्यादा क्लोज़ है। इस रफ़ से आइडिया से हम रेंज को निकाल सकते हैं। हालाँकि इसका रेंज ज़्यादा है, 10 से 30 तक जा रहा है, पर हमने कुछ और पैरामीटर सोचा इस केस में, वो थोड़ा-सा अलग हो गया। इसके बाद एक मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या और उसके बाद वेरिएंस होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इन दोनों के ऊपर हम थोड़ा-थोड़ा डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर हम डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया रेंज, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज नोन एज range. If the distribution is a grouped distribution, then this range is the difference between the upper limit of the maximum district class and the lower limit of the minimum class. तो बेसिकली कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर मेरे पास ये ग्रुप्ड देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, लेट्स से 1 1 2 3, या फिर हम 10, ऐसे 20, ठीक है? और यहाँ पर हम लेट्स से 50 तक बात करें, तो इसका रेंज, इसका मिनिमम वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और ये मैक्स टू मैक्स 50 तक जा रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब इसका रेंज 49 का हो गया, दैट इज़ डिफरेंस, ठीक है? डिफरेंस, ओके। और अगर यहाँ पर हम बोले 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50, तो इसका अपर लिमिट का मैक्सिमम रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मैक्सिमम क्लास। तो मैक्सिमम क्लास की अपर लिमिट इज 50 और लोअर क्लास की लोअर लिमिट इज 10। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, दैट इज द रेंज।
ठीक है, सो रेंज इज दैट इज रेंज इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा एक्स वेर इट इज 50 माइनस 40 फॉर दिस केस। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, दैट इज एक्चुअल में रेंज अपॉन सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। तो अगर यहाँ पर मुझसे कोई कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछता तो मैं कहता कि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज 40 एंड सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज 60, so this is 2/3। ओके, सो दिस वाज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो अब आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, हमने डेविएशन की बात करी, तो मीन डेविएशन का भी वैसा वैसा ही कुछ मीनिंग होगा। जस्ट हमें थोड़ा सा ये देखना है, मीन डेविएशन का मीनिंग क्या है। दिस इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ये पहले एक बात का ध्यान रखें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, यानी कि मॉडुलस कहीं ना कहीं मॉडुलस का यूज हो रहा है। तो मॉडुलस ऑफ द डेविएशन दैट वेरिएट फ्रॉम देयर स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो इफ ए इज माय स्टैटिस्टिकल एवरेज, ओके, उससे हमें देखना है स्टैटिस्टिकल एवरेज का फिजिकली सिग्निफिकेंस देखे तो एक्स बार कह सकते हो, ठीक है। देन मीन डेविएशन अबाउट दिस ए स्टैटिस्टिकल एवरेज, मीन डेविएशन अबाउट किस पे, मीन डेविएशन हमारे पास हमेशा जनरली एक्स बार हो सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में हमारे पास मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है और मोड हो सकता है। तो अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट होम सवाल यही आया, अबाउट होम किसकी तरफ से, तो मैंने कहा अगर मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड। मोड जनरली हम मीन अगर अबाउट अबाउट मीन बोले, तो अगर हम अबाउट ए ही बोल दें, चलो स्टैटिस्टिकल एवरेज है तो अबाउट ए अगर हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, अगर हम अबाउट ए बात कर रहे हैं तो इट इज डिफाइंड एज हमें मॉडुलस ऑफ डिफरेंस एक्चुअली एक्स आई माइनस ए इज डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट ए, ठीक है, मतलब ए से कितना आरे परे है डेटा, ठीक है। अब अपॉन इसका सम, मतलब हर डेटा हर एक एंटिटी के लिए अपॉन एन। और मीन डेविएशन अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो कितनी बार कितने फ्रीक्वेंसी में कितना कितना ये आया, तो हमारे पास ये पर्टिकुलरली इस चीज़ का एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे समझना मुश्किल है, हम अगर एक एग्जांपल देखें, इफ आई टॉक अबाउट एन एग्जांपल, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। लेट्स से मेरे पास डेटा है 1 2 3 5 7 9 और इसका मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताना है, मीन डेविएशन अबाउट सॉरी मीन बताना है। तो अभी हम पहले इसका मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन निकालेंगे तो इसका मीन कितना आ जाएगा, 9 1 10 7 3 10 यानी कि 20 और 7 27 3 और 3 6, तो इसका मीन जो एक्स बार आ जाएगा वो 27/6 आ जाएगा। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम इस वाली ऑब्जर्वेशन को हम 1 कर लेते हैं और इस वाली ऑब्जर्वेशन को हम 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए, मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो 9 7 16 4 20 21 22 एंड 24, सो ये 24/6 दैट इज 4 आ रहा है मीन। तो अब मुझे देखना है मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए, दैट इज जो मेरा मीन है एक्स आई माइनस ए दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसको हम देखें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए तो ये 3 आ रहा है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए ये 2 आ रहा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए ये अगेन 3 आ रहा है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ये 0 आ रहा है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ये 3 आ रहा है और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ये 5 आ रहा है। तो अगर मैं अब मीन डेविएशन अबाउट मीन देखूं, तो दैट इज, देखो ये मेरी डेविएशन आ गई ना, ये मेरा जो ये वाला जो सेट है, दिस डिनोट्स द डेविएशन। अब मुझे डेविएशन मिल गई, तो अब डेविएशन और डेविएशन अबाउट मीन मिल गया, तो उसका भी मीन ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर मैं इसको इससे लिख देता हूँ, तो डेविएशन अबाउट मीन इज एक्चुअली इक्वल टू summation of all these observations, that is 3 3 6 3 9 2 11 and 5 16 upon number of observations, that is 6. So this was the idea over this, how it actually works. तो आपको ये समझ आया होगा, आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसने और कहा कि अगर ये अबाउट द मीडियन है तो ये मिनिमम होता है,
ठीक है? क्योंकि मीडियन हमारा मिड मोस्ट होता है ना, हमने ये भी बात की थी कि मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू बिटवीन मीन एंड मोड, तो उससे भी हम समझ सकते हैं क्योंकि कि हमारा हर एक किसी भी स्टैटिस्टिकल एवरेज के लिए बात करें, तो सबसे कम वो कब आएगा, जब वो मीडियन के अबाउट डिस्कस किया जाएगा। ठीक है गाइस? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब आया बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इधर से आपको हर कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से क्लैरिटी होगी, तो आपको बहुत ही ईज़िली आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वेरिएंस इज़ द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो उससे पहले इससे पहले हमने जब रेंज पढ़ा तो हमने सिंपली डिफरेंस ऑफ द डेविएशन मतलब हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के उसके ऊपर बात की। उसके बाद हमने बात की मीन डेविएशन अबाउट अ स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो लेट्स से अगर हम मीन, मीडियन या मोड किसी में से भी कोई कंसीडर करें तो उसके अबाउट हमने एक पर्टिकुलर सम को देखा और उसका फिर हमने मीन निकाल लिया। और अब हम उसके बाद स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स के ऊपर बात करें। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स यानी कि बेसिकली स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएट फ्रॉम द मीन, यानी कि एक्स आई माइनस ए इसका स्क्वायर और इसका मीन ले लेंगे, तो मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय एन। तो ये इसको दिस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन। दिस इज द फॉर्मूला जिसको हम बेसिकली इज डेफिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला कैसे कह सकते हैं, ये हमने डेफिनेशन से डिराइव किया कि मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये। तो ये वाली चीज़ डेविएशन है, तो डेविएशन है। और अबाउट मीन अगर बात करें, अबाउट मीन बात करते हैं तो इसे पर्टिकुलरली वेरिएंस कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, तो द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है तो सिग्मा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट ऑफ वेरिएंस, दिस इज द एंटायर आइडिया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमें इसे कैलकुलेट कैसे करना होगा। तो इस वाली चीज, इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करी है, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अगर हम बात करें तो दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस टू एक्स आई एक्स बार अपॉन एन आ जाएगा ये। ओके, तो इसको हम जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन प्लस एक्स सिग्मा ऑफ एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बार स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, अगर हम इसको पूरे को सिग्मा रखते तो ये वाली चीज एक कांस्टेंट है, एक्स बार इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए कि मीन हमारा कांस्टेंट है तब हम इस सब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन प्लस ये वाली चीज क्या है, मीन का स्क्वायर एक कांस्टेंट है और सिग्मा वन फ्रॉम वन टू एन इज एक्चुअली एन, तो एन अपॉन एन माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बार, और ये वाली चीज भी एक्स बार लिखी हुई है, ये इसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट आई एम लेफ्ट इज स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय एन, यानी कि मीन ऑफ स्क्वायर्स। और यहाँ पर प्लस टू एक्स बार सॉरी प्लस एक्स बार माइनस टू एक्स बार, तो माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। और अगर कभी भूल जाओ तो ये तरीका ये भी कई बार काम आ जाता है। अगर डायरेक्टली हमारे पास अगर हमारे पास डायरेक्टली डेटा दिया हो अनग्रुप्ड फॉर्म में, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 57, 56, 55, 54 ऐसा डेटा दिया है, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन 2019 के अप्रैल वाली शिफ्ट में आया हुआ है, तो आपको वो कभी भी काउंटर करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इस तरीके से जाएँ, ठीक है? आपको फॉर्मूला याद है, वेल एंड गुड। अगर नहीं याद है, आप इस तरीके से जा सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है, आपको हर कहीं पे इतना अच्छे से एक्सप्लेन्ड नहीं मिलेगा। ये एक आपको तरीका है जो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है गाइस, ये हो गया अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा बस वही है,
हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए बात कर ली, तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन की बात करें तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ आई एक्स बार स्क्वायर। ओके, एंड प्लस ये माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन एफ आई एक्स बार अपॉन एन आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाता है फॉर्मूला जो आप याद करते हो, रटते हो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय एन प्लस मीन का स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एफ आई, बेसिकली समेशन ऑफ एफ आई एन होता है, तो समेशन ऑफ एफ आई और समेशन ऑफ एफ आई कैंसिल हो जाता है, माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स बार इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय एन। ओके, तो इस वाली चीज को हम एक्स बार को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय एन, तो हम इसे वापस ऐसे इसी में पुट कर देंगे, तो ये प्लस ऑफ एक्स बार माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स बार, ऐसे एक बार के लिए ऐसे लिख लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, जिसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ ये देखो, ये पहली बात ये आपको याद होना चाहिए। बिफोर मूविंग टू दैट हम इसको समझते हैं। देखो ये एक बार ये हमारे पास ये पता है हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारा वेरिएंस है, ठीक है, अब हम वापस आते हैं इस पॉइंट पर। जो हमारा वेरिएंस है वो हमारा मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन अबाउट मीन है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने कैलकुलेट किया था पिछले डिस्कशन में, बस उसका स्क्वायर कर दिया और उसका मीन कर दिया। तो ये एक प्रोसेस है जो एंटायरली चल रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बात हो रही है, कुछ वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा की बात हो रही है। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैंने हर नंबर में टू ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का? तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये वाली चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि ये आपको सितंबर की शिफ्ट में आपको इस पे क्वेश्चन आराम से मिलेगा। आपको ये प्रीवियस ईयर बैंक में क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर में इनफैक्ट ये मेरी शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट में आपको ये पेपर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलरली आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे ये याद था इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, जनरली लोगों को याद नहीं रहता है प्रॉपर्टीज़। वेरिएंस में क्या है? वेरिएंस का मीनिंग समझो। सबसे पहले वेरिएंस का मीनिंग क्या है? वेरिएंस का मीनिंग है डेविएशन, डेविएशन से कुछ रिलेटेड। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरा हमने मीन के अबाउट डेविएशन की बात की थी। उससे पहले हमने बात की थी कि अगर जो मेरा एक्स बार है, ठीक है, या फिर हम एक बार उधर पहुंच ही जाते हैं वापस, सो दैट आपको याद आ जाए। मैंने उस बात पे इसलिए स्ट्रेस किया था कि एडिशन करेंगे तो एक्स बार, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेमडा टाइम्स एक्स बार हो जाता है। ठीक है, अब हम वापस इसी बात पर आ जाते हैं। देखिए एक्स बार है, अगर वो मीन ही इतना, अगर हमने हर एंटिटी को लेमडा से ऐड कर दिया तो हमारा मीन लेमडा से ऐड हो गया। तो अब डिफरेंस देखें, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार देखें, तो वो एक्स आई प्लस लेमडा माइनस एक्स बार प्लस लेमडा था। तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो वेरिएंस है दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मैं जो द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो फाइनली अगर मैं बात कर सकता हूँ कि अगर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस लेमडा एक्स आई प्लस लेमडा है तो दैट वुड बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स आई। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला कंक्लूजन जो मैंने ड्रॉ किया। दूसरा कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया कि अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ और उसका वेरिएंस देखूँ तो इसका मीनिंग होगा, बेसिकली हम इसी से देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई लेमडा टाइम्स एक्स आई माइनस एक्स बार बेसिकली एक्स, हमारे पास अगर हमारे पास सिर्फ वेरिएंस ऑफ एक्स आई को मैं देखूं, ठीक है, एक बार अगर हम वेरिएंस ऑफ एक्स आई देखें तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो मीन में एडिशन हो जाता है और हर नंबर के एडिशन से वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए वो सेम रहता है फर्स्ट केस में। और अगर हम जैसे सेकंड केस में बात करें तो एक्स बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं लेमडा से तो वो लेमडा एक्स बार में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको इंटरचेंजिंग आपको मैंने मीन के टाइम पे बताई है।
तो यहाँ पर इसका रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर अब इसका स्क्वायर अपॉन n बन जाएगा, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा होगा, तो कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिग्मा ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n बच जाएगा, जिसका मतलब है कि वो वेरिएंस ऑफ xi का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ xi लिखा हुआ है। तो जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके स्क्वायर से यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद हम ए एक्स प्लस बी में तो देख ही सकते हैं कि बी वाले पे तो कोई फर्क ही नहीं है, एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ए वाले से ए स्क्वायर होके आएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय।